नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजनीति शास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कक्षा 12वीं में। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र होता है उसमें। तो क्या है मौलिक अधिकार? क्या जानेंगे आज हम इस वीडियो में? मौलिक अधिकार। मौलिक का तात्पर्य क्या होता है? हमारी आधारभूत संरचना, यानी कि जिससे आपका आधार क्या होता है, देश में मजबूत होता है। ठीक है, मौलिक मतलब क्या होता है? मतलब वह विषय वस्तु जो बिना किसी नकल के बनाई गई हो। ठीक है, मौलिक मतलब क्या होता है? नींव, यानी कि जब आप मकान बनाते हो, ठीक है, जब आप मकान बनाते हो तो किसकी जरूरत होती है? नींव की। तो आप जितनी अच्छी नींव भरोगे उतना ही मजबूत आपका मकान होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप किसी देश में जन्म लेते हो तो आपके कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, जिससे आपकी जड़ें उस देश से जुड़ी हुई होती हैं। तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकारों का अभिप्राय एक और तो उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यानी दोस्तों, मौलिक अधिकारों से क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसे उस देश में अपनत्व की भावना जगती है कि चलो मेरा भी कुछ देश में अस्तित्व है, यानी कि मैं नगण्य नहीं हूँ। ठीक है, मेरा भी देश में कुछ वर्चस्व है, मेरे भी कुछ अधिकार हैं, आवश्यक है। दूसरी ओर ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं। जब मौलिक अधिकारों का, ठीक है, हनन होता है तो वो व्यक्ति उसका प्रतिकार करने के लिए न्यायालयों की शरण में जा सकता है, उच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। अर्थात जिनका हनन होने पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मौलिक अधिकार क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? आधारभूत संरचना। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हर देश में होते हैं दोस्तों, और जहां पर राजशाही है वहां नहीं होते। ठीक है, फिर ये क्या है? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन होता है, ठीक है, उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचती है, तब वो मौलिक अधिकारों के तहत देश के न्यायालयों या फिर उच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। ठीक है, यह हमारे देश में बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मूल संविधान में, जब दोस्तों संविधान का निर्माण हुआ था जब की बात है, तो मूल संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, परंतु अब क्या हो गए? 6 ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला था समता का अधिकार। पहला क्या है आपका? समता का अधिकार। मतलब इस देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, चाहे दक्षिण भारतीय हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे पूर्वी भारतीय हो, चाहे पश्चिमी भारतीय हो, हम सब समान हैं। चाहे गोरे हो चाहे काले हो, हम सब समान हैं। लिंग भेद की दृष्टि से भी हम क्या है? समान ही हैं। ठीक है, तो यानी कि समता का अधिकार क्या होता है? जो हमें समानता का अधिकार दिलाता है। हम पूर्वी भारत के लोगों की हंसी नहीं उड़ा सकते हैं, हम दक्षिण भारत के लोगों की हंसी नहीं उड़ा सकते हैं, और वो लोग हमारी हंसी नहीं उड़ा सकते। अगर वो हमारे ऊपर कुछ कमेंट्स करते हैं तो हम उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है समानता का अधिकार। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ठीक है, फिर है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? जो हमारा देश है, हम इस कोने से इस कोने में और इस कोने से इस कोने में जा सकते हैं पूरी स्वतंत्रता के द्वारा। ठीक है, कोई भी रोजगार हम कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी देश के कोने में हम जमीनें खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं मकान बनाने के लिए। तो ये आपको क्या देता है? मौलिक अधिकार स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, ठीक है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इस देश में कोई पूंजीपति आपके साथ शोषण करता है, जैसे ये फैक्ट्री मालिक क्या करते हैं? हमारा शोषण करते हैं, तो हम इस शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं, न्यायालयों में और उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई मालिक अगर बाल मजदूरी करवाता है तो हम अपने अधिकारों के तहत उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री का, किसी जाति का, किसी धर्म का
अगर कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, नागरिकों का, किसी प्रदेश के नागरिकों का शोषण कर रहा है, तो ये नागरिक उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, शोषण तो आपने देखा होगा, जैसे शोषण होता है यानी कि जबरदस्ती बाल मजदूरी करवाना। पूर्वी भारत के लोग हैं, अरे यार वो तो गरीब होते हैं तो उनको कम तनख्वाह में रख लो, ठीक है, उनको 12-12, 15-15 घंटे काम करवाओ उनसे। दक्षिण भारत के लोग भोले भाले होते हैं, उत्तर भारत के लोग भोले भाले, तो कई दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहां पर इनसे ठग विद्या कोई ना कर सके। तो मौलिक अधिकारों के कारण जो पूंजीपति लोग हैं ये थोड़ा डर के रहते हैं हमसे, क्या रहते हैं, डर के रहते हैं। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी धर्म होते हैं उनको सम्मान के साथ, सम्मान के नजर से देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सम्मान के नजर से देखा जाता है। और उनकी पूजा पद्धति पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी प्रकार पूजा अपना पूजा कर सकता है हमारे इस देश में। अगर उनकी पूजा पर कोई विघ्न डालता है, उनकी पूजा पद्धति पर कोई विघ्न डालता है तो उसके विरुद्ध वो कहा जाते हैं उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पंडितों की चोटियों पर, हिंदुओं की चोटियों पर कमेंट्स नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति पगड़ी पर कमेंट्स नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मुसलमानों की दाढ़ी पर, टोपी पर कमेंट्स नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है हमारे देश में ये। फिर है 5वां, सांस्कृतिक और शिक्षा विषयक अधिकार। हमारे देश में भांति भांति के लोग होते हैं और भांति भांति की संस्कृति से वो लोग जुड़े होते हैं, तो हम किसी भी संस्कृति का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। जैसे मराठी लोग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, गुजराती लोग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, उत्तर भारत के लोगों की संस्कृति अलग है, तो हम किसी भी संस्कृति पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जनजातियों पर भी हम ये फतवियां नहीं कर सकते हैं, यानी कि उठपटांग उनसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर संस्कृति का यहाँ पर सम्मान है, हर भाषा का यहाँ पर सम्मान है। ठीक है, और शिक्षा, सबकी अलग अलग शिक्षा पद्धति होती है, तो हम उसकी, सबकी अलग अलग अपनी भाषाएं होती हैं, तो हम उन पर भी कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जबकि उनसे क्या है, हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई इनके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ये उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, फिर है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है, तो ये कब था, मूल संविधान, जब ये मूल संविधान बनाया गया था जब था संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो पूंजीवाद था उसको बढ़ावा देने के लिए ये संपत्ति का अधिकार बनाया गया था। परंतु इसमें क्या हो गया, पूंजीपति लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, इस संपत्ति का अधिकार का क्या दुरुपयोग किया। उन्होंने हजारों हेक्टेरों की भूमि खरीद ली, ठीक है, वो पैसा बदलवाने लग गए, टैक्स जमा करने में कतराने लग गए, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे और बहुत सारी पूंजियों को करने लग गए, वो इकट्ठा करने लग गए। इससे क्या हुआ, मानव अधिकारों का हनन हुआ, तो इसीलिए इस अधिकार को हटा दिया गया। जो हमारा पुराना भारत था वो पूंजीवाद को अपनाता था, क्या था, पूंजीवाद को अपनाता था, और समाजवाद भारत ने फिर बाद में अपनाया। तो जब भारत में समाजवाद आया तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समझे आप, भारत पहले पूंजीवाद को अपनाता था, लेकिन जब पूंजीवाद हट गया, यानी कि भारत में समाजवाद आया, तो समाजवाद के आने के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उन्होंने क्या बोला कि सारा समाज एक है, हम सब एक हैं। ऐसा नहीं कि जमीनों पर, पैसों पर सिर्फ पूंजीपतियों का अधिकार है। फिर है अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके कोई संवैधानिक हनन होता है, ठीक है, आपके मान का, सम्मान का, या फिर आप किसी के चंगुल में फंस जाते हो, तो आप संवैधानिक विधि द्वारा आप उपचार कर सकते हो। जैसे आपकी जमीन किसी ने हड़प ली तो आप संवैधानिक उपचार के द्वारा उसे छुड़ा सकते हो। आपके मान का, सम्मान का कोई हनन कर रहा है तो आप संवैधानिक उपचारों के द्वारा उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर देश में हम सब समान रहें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।